देखो चलो एक अगला क्वेश्चन। यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो देखो यदि n सुनो यदि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो तथा एक संबंध R n क्रॉस n पर निम्नानुसार परिभाषित है। निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि A B R ये क्या है C और D दो क्रमित युग्म के बीच में रिलेशन R लगाने का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। देखो यदि और केवल यदि AD इज इक्वल टू BC, यदि और केवल यदि AD इज इक्वल टू BC, तो दिखाइए कि R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता, ये भी NCERT का सवाल है, तुल्यता संबंध है। देखो यहाँ पे इसको विशेष ध्यान ये रखना है, सुनो R एक तुल्यता संबंध है। ये पहले नंबर में लिख लो, फर्स्ट नंबर, इसके सेकंड नंबर स्थानित बचा हो तो इसी में एक ठो और बता देते हैं। A, B और R, C, D यदि और केवल यदि A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दो सवाल बना हो गए इकट्ठा, ठीक है। तो दिखाइए कि R एक तुल्यता संबंध है। अब देखो दो क्रमित युग्म लिए AB और CD के बीच में R रिलेशन का अर्थ हुआ तो पहला पद और अंतिम पद का गुणनफल है। पहला पद देखो यहाँ पे समझना अब अच्छे से, नहीं तो कल फिर से नहीं बनेगा। A, B और C, D में R लगाने का अर्थ क्या हुआ कि पहले का यहाँ और अंतिम का गुणा, पहले और अंतिम का गुणा बराबर फिर जो बचे हैं उनका गुणा। तो जो बच कौन गए, B और C, ठीक है। इसमें A और B और C और D में R लगाने का अर्थ क्या हुआ, पहले और अंतिम के वर्गों का योग, पहले और अंतिम के वर्गों का योग बराबर शेष बचे हुए पदों के वर्गों का योग, ठीक है। तो जब मान लो ये रहेगा तो समझ जाओगे कि पहले और अंतिम का गुणा करना है, फिर शेष जो बचा है उसका गुणा करना है। पर जब ये रहेगा तो ये कैसे लिखोगे, जब ये रहेगा तो इसकी मदद से ये लिखने के लिए इसका प्रथम पद कामा इसका प्रथम पद, फिर इसका द्वितीय पद कामा इसका द्वितीय पद लिखोगे और उसका उल्टा भी करोगे। यदि इसका द्वितीय पद और इसका द्वितीय पद का कामा करोगे तो D कामा C ना आएगा, चाहिए क्या C कामा D। तो पहले पद इसका पहला पद लिखोगे, इसका पहला पद तो आ जाएगा AB, पर इसके दूसरे पद और इसके दूसरे पद को कामा लगा के लिखोगे तो वे नहीं आएगा CD, उल्टा भी करना पड़ेगा, याद रखना। तो पहले वाले में तो क्रम से लिख देंगे, पर दूसरे वाले में जो आएगा उसका उल्टा भी करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा पद इसका दूसरा पद, हमारा मकसद ये है कि ये दिया हो तो ये लिखना हो तो लिखने का क्या तरीका रहेगा, पहला पद इसका लिख दिए तो इसका पहला पद क्रमित युग्म में तो आ गया। अब फिर इसको प्राप्त करने, इसकी मदद से ये प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा पद लिए इसका दूसरा पद लिए, उल्टा करना पड़ेगा, तब ये आएगा, नहीं तो DC आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, इसमें A और स्क्वायर D स्क्वायर, तो पहले और अंतिम का वर्गों का योग फिर से बच्चे के वर्गों। अब ये दिया है तो क्या करोगे, पहला पद इसका इसका पहला पद,
कामा लगा दिए, और इसका दूसरा पद इसका दूसरा पद, कामा लगाओ पर उल्टा करके, समझ गए ना। तभी इसको क्या दिखाना पड़ेगा आपको, ये दिखाना पड़ेगा कि ये वाला रिलेशन तीनों प्रकार का रिलेशन है, तब ना होगा तुल्यता संबंध है, सतुल्य, सम्मित और संक्रमक। तो पहले भाग को सिद्ध करते हैं। सर इसमें दूसरे वाले में उल्टा करना हैं? जैसे पहले का दूसरे के साथ कर दिए, इसके हाँ। इसमें से आ गया, फिर दूसरे का इसके साथ कर दिए, पहले के साथ तो आ गया। तो पहले दूसरा तक डी है, अब सी ना है, तो डी और सी का कहाँ है, डी सी CD में है। सी डी ना है। ये बोल रहे हैं इसकी मदद से ये जब लिखोगे तो उल्टा ना करना पड़ेगा, तब आएगा। क्या दिया है, ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन, इस प्रकार है कि ए कामा बी आर सी कामा डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। तब हमें दिखाना है कि आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तो आर को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि यह संबंध आर नंबर 1 सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2 लिखा जा सकता है। प्राकृतिक संख्याएं हैं तो लिखा जा सकता है, आप व्यूहों में नहीं लिखा जा सकता कि ए गुणे बी इज इक्वल टू बी गुणे ए, लेकिन संख्याओं में लिखा जा सकता है कि 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। और जब ये दिया है कि n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो जब n होंगे 2 भी प्राकृतिक संख्या होगा, 3 भी प्राकृतिक संख्या होगा, तो ये भी प्राकृतिक संख्या बी भी है। तो ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जब ए बी बराबर बी ए लिख सकते हैं तो क्या होगा, इसका प्रथम अवयव इसका प्रथम अवयव लिख लो, तो इम्प्लाइज तो ए बी, और फिर इसका द्वितीय अवयव इसका द्वितीय अवयव, उसका उल्टा तो बी ए आएगा ना, तो ए बी हो जाएगा। अब आर तात हो गया। देखो ए बी और ए बी के बीच में भी आर रिलेशन है, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी होबे करेगा। तो जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तो आर की परिभाषा से क्या हो गया, इसका प्रथम अवयव कामा इसका प्रथम अवयव, और फिर आर लगाए, और इसका द्वितीय अवयव इसका द्वितीय अवयव का उल्टा, तब बी ए का उल्टा ए बी ना होगा। अतः आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य संबंध है। अतः आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य संबंध है। अतः आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य संबंध है, क्योंकि एन क्रॉस ए क्रॉस ए का, एन क्रॉस एन का हर एक फॉर आल लिख लो यहाँ, फॉर आल ए बी बिलोंग इन एन क्रॉस एन। तो एन क्रॉस एन का प्रत्येक अवयव खुद से संबंध आर के द्वारा जुड़ा है।
लिख ले। अब क्या दिखाओगे आप? सम्मिश्र संबंध। दूसरा सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध के लिए क्या करोगे? माना ए कामा बी एवं ए कामा बी एवं सी कामा डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन इस प्रकार है, इस प्रकार हैं कि ए कामा बी और सी कामा डी, ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर संबंध हैं। इस प्रकार के ए एन क्रॉस एन के दो एलिमेंट लिए, तो यदि हम ये दिखा दें कि सी कामा डी और ए कामा बी के बीच में भी आर रिलेशन कायम है, तो रिलेशन आर क्या कहलाएगा? सम्मित। हम क्या लेते हैं कि एन क्रॉस एन के दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी और सी कामा डी, और इस प्रकार लिए कि इन दोनों के बीच में आर रिलेशन है। तो यदि हम ये दिखा दें कि सी कामा डी और ए कामा बी के बीच में भी आर रिलेशन कायम है, तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध। क्या कहलाएगा? सम्मित संबंध कहलाएगा ये संबंध। तो हम देखो आर की परिभाषा लगाते हैं पहले। तो आर की परिभाषा से क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा। आर की परिभाषा से, आर की परिभाषा से। अब देखो जब ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, कि नहीं? बी सी इज इक्वल टू ए डी। पर बी सी इज इक्वल टू ए डी लिखने से काम बनने वाला नहीं है। इसका प्रथम अवयव लेंगे, इसका प्रथम अवयव तक बी ए आएगा। अब आपको लाना क्या है? सी डी पहले चाहिए, तो इसका उल्टा कर दो, बी सी को सी बी कर दो। क्या कर दो? सी बी। ए डी को डी ए कर दो। कर सकते हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका प्रथम अवयव, इसका प्रथम अवयव, तो क्या होगा? सी कामा डी। और इसका द्वितीय अवयव, इसका द्वितीय अवयव, और उल्टा करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? ये हो जाएगा सी कामा डी और फिर आर। अब बी कामा ए का उल्टा, ए कामा बी। तो आ तो गया। हम ए कामा बी और सी कामा डी के बीच आर संबंध मानकर चले थे, तो ये दिखा दिए कि सी कामा डी और ए कामा बी के बीच में भी वही रिलेशन कायम है। तब रिलेशन आर क्या कहलाएगा? हम जैसे आपसे रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भी हमसे उसी प्रकार रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मीठा संबंध कायम है कि नहीं? तो क्या हुआ? अतः संबंध आर, फार आर लिख सकते हैं। फार आर ए कामा बी 80 कामा डी बिलोंग एन क्रॉस है। अतः संबंध आर सम्मिश्र संबंध भी है, संबंध भी है। अब क्या आता है? तीसरा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है, संक्रामक रोग है। कोई लड़की बता रही थी कि सर जी निगम सर संक्रामक बोलते हैं। पर आप लोग क्या बोल रहे थे? संक्रामक है बोल रहे हैं कि संक्रामक है बोल रहे हैं? निगम सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए नहीं है? फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए तो मैंने कुछ नहीं समझा। अच्छा, आए गए न रहे हो इसलिए जाते तो पता नहीं क्या। संक्रामक संबंध, वो ऐसे भी नियम कानून लिखवा के हो गया, क्वेश्चन बता दिए कि अपन से कर लेना होगा। वैसे भी ऐसे पढ़ाते हैं, 25 लाइन लिखवा देंगे, कहेंगे सब एक क्वेश्चन बता देंगे। पहले तो ऐसे पढ़ाते थे। 6 क्वेश्चन के बीच एक क्वेश्चन बताएंगे। 15 तारीख के 6 पहले क्वेश्चन तो जाने वाले हैं।
कहेंगे 6 क्वेश्चन इसी तरह लगाते रहना, फिर राक्षस 6 के बाद राक्षस चले जा रहे हैं 7वां नंबर बताते हैं। मेरे स्कूल में कल 2 था 3 क्वेश्चन पढ़ाए, 1 प्रश्नावली खत्म। कौन? प्रकाश सर? नहीं, मैं वहाँ जाती हूँ सर। सरस्वती में एडमिशन करवा लिए? हाँ। अच्छा, तो सरस्वती में प्रकाश कौन पढ़ाते हैं सरस्वती में? एक तो क्या कामता कोई छबिलाल है, वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ, छबिलाल तो जानते हैं। और मैथ? मेरा नाम नहीं पता। मैथ वाले लड़का थे, का नाम वो था। इंग्लिश मीडियम वालों में गर्ल वालों को तो राकेश मिश्रा पढ़ाते हैं ना अभी भी, कि नहीं पढ़ाते? राकेश मिश्रा को जानते ना हो गया। प्रियंका जानती थी राकेश मिश्रा को। संक्रामक संबंध, गोपाल दास मंदिर में रहते हैं वे। संक्रामक संबंध। हाँ, मेरे भैया बोर्ड है तो गोपाल दास मंदिर के पास कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है। नहीं। केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स और मैथ। हाँ, फिजिक्स और मैथ। हाँ। राकेश मिश्रा। तो संक्रामक संबंध देखो, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो माना A, B, C, D, E, F, बिलोंगिंग N क्रॉस N। इस प्रकार है, इस प्रकार हैं कि A, B, C, D के बीच 4 संबंध है एवं E, F के बीच में 8 संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? तार की परिभाषा से क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू BC एवं इसमें CF इज इक्वल टू DE बाय डेफिनेशन ऑफ R की परिभाषा से, R की परिभाषा से। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर 1 डाल लो, इसको समीकरण नंबर 2 डाल लो। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करो, समीकरण 1 गुणे 2 से, 1 गुणे 2। तो 2 समीकरण का गुणा करते हो तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष के साथ। तो AD इंटू CF BC इंटू DE। ठीक है, तो C और D दोनों साइड से C काट दो और दोनों साइड से D काट दो, जो बच गए हैं उनको लिख दो AF और BE, AF और BE। और AF BE से क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट कंपोनेंट कामा, इसका फर्स्ट कंपोनेंट तो AB, और इसका सेकंड का उल्टा EF आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिसकी तलाश थी वही आ गया। देखो भाई कामा F, तो देखो यहाँ पे L1 समांतर L2 और L2 समांतर L3, तो L1 समांतर L3 नहीं आ गया? इसके बीच में 8 संबंध है, ये दोनों कॉमन था, दोनों में था ये, तो ये हट गया, तो इसके और इसके बीच में संबंध हाथ हो गया। ठीक है, जो दोनों में उपयोग है वो हट गया है, पहला और अंतिम के बीच में संबंध आ गया। C से C उड़ गया, D से D उड़ गया। हो गए। वो सरस्वती स्कूल है तो वहाँ पे ज़्यादा लुटाई नहीं रहती, यहाँ निजी संस्था है तो ज़्यादा लुटाई रहती है हाँ, गणेश में। 23,000 फीस है, एडमिशन फीस एक भी मिली है अलग से। अब उसे भले जोड़ जाड़ पता है मगर जाते हैं सर, अलग से नहीं है। 6500 लिए तो उसके रसीद दिए मेरे को। और वहाँ क्या ले रहे थे गणेश में? गणेश में एडमिशन फीस 6500। हाँ, मतलब 6500 में बोल रहे थे कि 2500 एडमिशन फीस हाँ, और किस्त में जुड़ जाएगी। हाँ, और 1500 परीक्षा फीस, वहाँ 1300 ले रहे हैं, 1500 ले रहे थे। हाँ, 100 रुपया पेपर का, 200 रुपया फॉर्म का। मतलब वहाँ से यहाँ 2 रुपया, यहाँ 33,000 फीस, 23,000, 10,000। अच्छा, A, B, R, X, E, F। ठीक है,
जिसका अर्थ है संबंध आर, संबंध आर संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, लिख लेते ना। तो चूंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य सम्मिश्र संक्रामक तीनों प्रकार का है, चूंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर क्या लिखोगे? चूंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का है। अतः आर एन क्रॉस एन पर एक तुल्यता संबंध। सर इस तरह सवाल भी होंगे ना कि जिसमें संक्रामक है बस पूछा हो, संहिता है बस पूछा हो। हाँ बहुत आए, अभी चिंता ना करोगे, हम सब बता चुके हैं इंग्लिश मीडियम वालों को, अभी उसको भी नंबर लगेगा। तो जैसे सतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है। जैसे समांतर होने के संबंध नहीं बताए थे, लंबवत होने वाला, लंबवत वाला बताए थे हैं? हम लंबवत होने के संबंध अभी नहीं बताए हैं, हैं? चलो फिर भी इसको बताते हैं कि लंबवत होने का संबंध क्या है। सम्मित संबंध है, सतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखो अब दूसरा पार्ट इसी का, दूसरा पार्ट क्या है? एन क्रॉस एन पर एक संबंध आर निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है बोलो? ए कामा बी आर सी कामा डी बराबर क्या लिखे थे? ए का स्क्वायर डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि संबंध है, संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो क्या देखते हैं? सतुल्यता, तीनों प्रकार के संबंध को दिखा दो। सतुल्यता तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस स्पष्ट हम जानते हैं, लिख लो। क्या जानते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के मान के बराबर होता है जब ए और बी दोनों क्या हो? प्राकृतिक संख्याएं हों। तो इससे क्या आ जाएगा? देखो आर की परिभाषा से ए कामा बी आर, अब बी और ए, तो इसका उल्टा करो। अब फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग एन क्रॉस एन। ठीक है, अतः संबंध आर, अतः संबंध आर एन क्रॉस एन पर सतुल्य संबंध है, सतुल्य संबंध है। ठीक है, दूसरा क्या है? सम्मितता। सम्मितता में क्या देखेंगे? माना ए कामा बी और सी कामा डी बिलोंगिंग
एन क्रॉस एन इस प्रकार कि ए कामा बी और आर सी कामा डी इज इक्वल टू ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर संबंध है, ये मानकर चलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एन क्रॉस एन के दो एलिमेंट ए कामा बी या सी कामा डी इस प्रकार हैं कि इन दोनों के बीच में आर संबंध है। तो क्या दिखाना होगा आपको कि सी कामा डी के बीच में भी ये सी कामा डी और ए कामा बी के बीच में भी ये संबंध आर कायम है। ठीक है, तो क्या होगा, आर की परिभाषा लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लिख सकते हैं इसी को, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहला पद इसका पहला पद नहीं है, सी कामा डी। हाँ वही सी कामा डी स्क्वायर कहाँ जाएगा सर? अरे तो है तो यार भाई, ये रहता है तो ये होता, तो यहाँ स्क्वायर कहाँ लगा है? सी कामा डी और फिर आर, तो बी कामा ए का उल्टा, तो ए कामा बी, ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर संबंध था, तो क्या हो गया, सी कामा डी ए कामा बी के बीच में भी आर संबंध कायम है। अतः संबंध आर क्या है, संबंध आर क्या है, अतः संबंध आर एन क्रॉस एन पर सम्मित संबंध भी है। अतः संबंध आर एन क्रॉस एन पर सम्मित संबंध भी है। तीसरा, संक्रमकता, ट्रांसटिविटी। तो माना ए कामा बी सी कामा डी ई कामा एफ बिलोंग इन एन क्रॉस एन इस प्रकार है। तीन एलिमेंट इस प्रकार हैं, तो पहले और दूसरे के बीच में आर संबंध है, दूसरे और तीसरे के बीच में आर संबंध है। तो ए कामा बी और सी कामा डी के बीच में आर संबंध है, एंड सी कामा डी और ई कामा एफ के बीच में आर संबंध है। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ए कामा बी और ई कामा एफ के बीच में भी आर संबंध कायम है, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो आर की परिभाषा लगाओगे तो क्या होगा, बोलो, जब ये दिया है तो क्या लिख दोगे, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड यहाँ क्या होगा, अंतिम पदों के वर्गों का योग ई सी स्क्वायर और एफ स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ये इक्वेशन होगा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। आर की परिभाषा से लिख दो, आर की परिभाषा से। अब देखो समीकरण 1 धन 2 से, 1 धन 2 से बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, दायां पक्ष के साथ, वहाँ गुणा किए थे यहाँ जोड़ेंगे, ए स्क्वायर ये डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। दोनों साइड से कुछ कटते होंगे, डी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, अब जो बचा उसको लिख दो, तो ए स्क्वायर और ये एफ स्क्वायर बी स्क्वायर ये ई स्क्वायर। अब इसको क्या ले सकते हो आर की परिभाषा से, इसका पहला पद कामा इसका पहला पद, यही ना, और फिर इसका दूसरा पद और इसका दूसरे पद का उल्टा करके फिर कामा लगाओ, ठीक है। तो ए कामा और बी आर, एफ ई का उल्टा कर तो ई एफ, ये आ गया,
आर की परिभाषा से, आर की परिभाषा से, जिसका अर्थ है संबंध आर एक संक्रामक संबंध है, जिसका अर्थ है कि संबंध आर एक संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, तो चूंकि संबंध आर एन क्रॉस एन पर, एन क्रॉस एन पर सतुल्य सम्मित व संक्रामक तीनों प्रकार का है, तीनों प्रकार का है। अतः यह संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अतः यह संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। लिख ले। निगम सर जैसे 2-3 पद रहते हैं ना सर, जैसे साइन लिखा है फिर साइन एक्स लिखा है, और मतलब वो जो लॉग वाला था ना, लॉग 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 फिर लॉग एक्स, उसको वो 3-4 बार एक्स वाई जेड यू पुट करे, पूरा पुट करवाए हैं। हाँ। इस तरह नहीं करवाए कि जैसे लॉग में है तो उसका फिर से उसका फिर से हो जाएगा, इस तरह नहीं बताते हैं वो। हाँ। हर एक का मनवाते हैं। हाँ। 14 बार। हाँ। अब उस तरह मिस्टेक हो गया तो अभी गलत मिस्टेकियाँ हो गई, और उसमें वो ही जाता है। पहले उस तरह करके पूरा हल करो, फिर से वही वाला माने रखना है नीचे, और हो गया। लिख लेते ना। अंतिम वाला लिखो। बल्कि टीचर लोग ना है स्कूल में, तो हम लोग कुछ पढ़ भी लेते हैं वहाँ। वो आ जाते हैं तो अगर बुलवाए रहते हैं। कल 2 सिर्फ टीचर आए थे हमारे क्लास में, तो कल पढ़े अच्छा, मतलब मैथ के पीरियड में 1 घंटा पढ़े, फिजिक्स पीरियड में पढ़े। चलो लिखो कुछ। सिद्ध कीजिए सरल रेखाओं के समुच्चय यल में लंबवत होने का संबंध सम्मित संबंध है, किंतु सतुल और संक्रामक नहीं। सिद्ध कीजिए सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का प्रतिबंध सम्मित संबंध है। सिद्ध कीजिए सरल रेखाओं के समुच्चय में, सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का प्रतिबंध, लंबवत होने का संबंध सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, किंतु सतुल्य एवं सम्मित नहीं, किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं, किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं। सिद्ध कीजिए सरल रेखाओं के समुच्चय में लंबवत होने का संबंध
सम्मिश्र संबंध है किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं। लिखो, माना कैपिटल एल सरल एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है। लिखो हल, माना कैपिटल एल एक समतल में सरल रेखाओं का समुच्चय है। सरल रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि यल पर लंबवत होने का संबंध, सम्मिश्र संबंध तो है, सम्मिश्र संबंध है। सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं, क्लासिकल नहीं। सम्मिश्र संबंध है किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं। किंतु सतुल्य एवं संक्रामक नहीं। तो क्या लिखोगे? इतना तो क्वेश्चन हमें दिया है। हम जानते हैं। लिखो, पहले लिखो सतुल्यता, स्वतुल्यता। हम जानते हैं कोई सरल रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती।